हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone. तो भाई 9th क्लास हमने हमारे बायो के लेक्चर्स स्टार्ट कर लिए हैं. पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर सेल का इंट्रोडक्शन देखा था. आज हम थोड़ा और हमारे जो चैप्टर को आगे लेकर जाएंगे और ऐसे हम 5 लेक्चर्स में चैप्टर नंबर सेल जो छोटे छोटे वीडियोस बनाकर खत्म कर देंगे. तो जिसने भी भाई अभी तक पिछला लेक्चर इंट्रोडक्शन नहीं देखा देख लो. इस वीडियो को भी लाइक कर लो. जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करो. खूब शेयर करो भाई. हम हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चर्स भी कर चुके हैं. अगर किसी बच्चे को वो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे. प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई हर सब्जेक्ट की. 9th और 10th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है. जाओ और देखो. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे भाई जल्दी से हेडिंग डालेंगे. वीडियो को लाइक कर दो भाई जल्दी से और फिर हेडिंग डाल लो. कल हमने इंट्रोडक्शन में क्या बात करी थी? सेल क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं. ठीक है, ये सब बातें हमने करी थी. एनिमल सेल करा था, एनिमल सेल करा था, प्लांट सेल करा था, उसका डिफरेंस करा था. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है भाई ये सारे. साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से करते रहे. तो आज हेडिंग डालिए कि अब जो सेल है वो किस किस चीजों से मिलकर बना है. अब सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे ना. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि सेल जो है स्पेशल कंपोनेंट्स और सेल ऑर्गेनेली से बना हुआ है. ऐसी बात कल भी आपको मैंने बताई थी. सेल ऑर्गेनेली से बना हुआ है. जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं किसी भी सेल में कुछ सेल ऑर्गेनेली होती है, कईयों में सेल ऑर्गेनेली नहीं होती है, कईयों में न्यूक्लियस अच्छा होता है, कईयों में न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है. लेकिन जो 3 चीजें हर सेल में होती हैं, फिक्स होती हैं, वो कॉमन चीजें क्या है? एक तो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक है न्यूक्लियस होता है चाहे जैसा भी होता हो, डिफाइंड अनडिफाइंड, और एक साइटोप्लाज्म. ये 3 चीजें भाई बेसिक है, हर सेल में होती हैं. तो इफ वी सी अंडर अ माइक्रोस्कोप हम 3 चीजें जरूर नोटिस करते हैं एक सेल में. वो क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. और आज की क्लास में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे और उसके बाद प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल. और कल के लेक्चर में हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे. और फिर जो बचे हुए 2 लेक्चर्स हैं उनके हम अलग अलग डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए भाई हेडिंग डालिए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई. यहाँ से सवाल जरूर आएगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दो मेरे बच्चे और चाहे सेल मेम्ब्रेन कह दो, दोनों एक ही बात है. होती क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेरे बच्चा आउटर कवरिंग होती है. फोटोज से भी दिखाया जाएगा प्रॉपरली, बस समझ लो. तो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल के बाहर. बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल के अंदर के जो भी फ्लूइड्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनको और सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है उनको सेपरेट करती है. तो पहला काम क्या है? आउटर कवरिंग है और सेपरेट करती है किसको? सेल के अंदर के मसाले को और सेल के बाहर के जो भी उसके बाहर जो भी मटेरियल है उसको. ठीक है जी. तो एक तो क्या करती है? सेपरेट करती है. अब जब मेम्ब्रेन है तो वो एक दरवाजे की तरह एक्ट करेगी. उसी के अंदर चीजें जाएगी या बाहर आएगी. तो अपनी मर्जी से तो कोई चीज अंदर बाहर जा नहीं सकती. तो उसके लिए चाहिए परमिशन. तो कौन देता है वो परमिशन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज. वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सेलेक्ट करके, अच्छा तू है आजा, तू है आजा. जैसे स्कूल के बाहर चौकीदार खड़े होते हैं ना, गार्ड भैया खड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं? हमारे स्कूल के बच्चे को ही आने देते हैं, बाकियों को नहीं आने देते हैं. या फिर कोई और है उनको नहीं आने देते हैं. पहले एंट्री करवाते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं ना. स्कूल के बाहर बिल्कुल एक रूम होता है, उसके में जो बैठे होते हैं वो हमेशा सिग्नेचर करके स्कूल में एंट्री करने देते हैं. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही है. परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट. कौन आया कौन गया कौन देखता है उसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखता है. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर में. प्रिवेंट करता, मतलब ऐसे थोड़ी कि कभी भी तुम बाहर चले गए या कोई भी तुम्हारे स्कूल के अंदर आ गया. तो वैसे ही सेल में भी अपनी मर्जी से कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिशन लेकर ही जाएगा. इसीलिए वो सेलेक्ट कर करके अंदर भेजती है. इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. परमिएबल का मतलब, सेलेक्टिवली परमिएबल का मेम्ब्रेन है सेलेक्ट करके, मतलब उसकी एंट्री और एग्जिट जो है, इन एंड आउट का जो फंक्शन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा. उसके बाद किसकी बनी हुई है पूछा जाएगा. एमसीक्यू क्वेश्चन है भाई. साथ साथ बायो में क्वेश्चन करा रहे हैं भाई,
साथ साथ क्वेश्चंस करा रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन दो चीजों से बनी है, एक तो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है। एमसीक्यू का सवाल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साथ साथ भाई बायो थ्योरी है, लर्न करना पड़ेगा, तो मेरे साथ साथ लर्न करते जाओ। सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों है, क्योंकि इन आउट कंट्रोल करती है। किससे बनी हुई है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई है। कैसे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब जो भी इन एंड आउट हो रहा है, मैंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है इन एंड आउट को। कैसे, कौन सी जो प्रोसेसेस हैं उससे कोई भी चीज इन या आउट हो सकती है। तो अब या तो अगर गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, गैसेस अगर अंदर बाहर होनी है तो उस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। और अगर वाटर को इन एंड आउट होना है तो उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। यानी कि हम आज के लेक्चर में अब दो प्रोसेसेस पढ़ेंगे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। और वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से सवाल आएगा। पहला सवाल तो सेलेक्टिवली परमिएबल का आएगा, किससे बनी हुई है उससे आएगा, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। दूसरा आएगा व्हाट इज डिफ्यूजन। तो आप लिखोगे एक ऐसी मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस जहां पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो, वो प्रोसेस जिसमें हाई कंसंट्रेशन पे हो गैसेस और वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। स्पॉन्टेनियसली होती है भाई, गैसेस बिल्कुल तेजी से मूव करती है। कहां से, हाई कंसंट्रेशन, हाई मतलब जहां ज्यादा है वहां से जहां कम है। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा से कम की तरफ ही तो जाएंगे। अब सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो मेम्ब्रेन के आर पार मूव करते हैं। किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। आपसे पूछा जाएगा भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चंस है कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, तो आप लिखोगे डिफ्यूजन से। दोबारा बता देती हूँ, आपसे पूछा जाएगा गैसेस इन एंड आउट कैसे मूव करती हैं, तो आप कहोगे प्रोसेस नेम्ड एज डिफ्यूजन से, जिसमें हाई कंसंट्रेशन पर गैसेस लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। Diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cell and its environment. सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है, डिफ्यूजन। किसमें, गैसियस में। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, ऑस्मोसिस क्या होता है। पहला था डिफ्यूजन और कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा वाटर एक्सचेंज कैसे होता है, या ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो आप लिखोगे द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। व्हाट भाई, ऐसे हेडिंग बना बना के बिल्कुल नहीं दिया है कहीं पर भी, किसी भी बुक में इतना अच्छा डाटा नहीं गिवन है। हमने खुद ये नोट्स तुम्हारे लिए बनाए हैं, हेडिंग बना बना के, डेफिनेशन बना बना के, क्वेश्चंस बना बना के। तो बिल्कुल अच्छे से इन्हें समझते जाओ, बायो में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बायो बहुत ज्यादा अच्छे से कराई जा रही है तुम्हें। अब हमारे पास द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट आर पार होना किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जिसका नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। का मतलब है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पानी की मूवमेंट को ऑस्मोसिस कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज को क्या कहते थे, डिफ्यूजन, और इसको वाटर एक्सचेंज को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे फ्रेश वाटर है, प्लांट सेल्स हैं जो पानी के अंदर रह रहे हैं, उनमें पानी की इन आउट मूवमेंट इसी प्रोसेस से होती है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पानी का एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है, तो आप लिखोगे ऑस्मोसिस से होता है। और इसी प्रोसेस से प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, वो जब हम रूट्स में पानी डालते हैं ना, मम्मी पानी डालने को कहती है पौधों को, तो हम जाके जड़ों को पानी दे देते हैं। तो जड़ों से पूरे जो हमारा प्लांट है उसमें किस प्रोसेस से होता है, ऑस्मोसिस से होता है। भाई एमसीक्यू सवाल बनते हैं ये कि वाटर एक्सचेंज कौन सी प्रोसेस से होता है, ऑस्मोसिस से होता है। मूवमेंट ऑफ वाटर, सेल के अंदर और बाहर अगर पानी की मूवमेंट होनी है तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। पानी की मूवमेंट होनी है, ऑस्मोसिस कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज होना है तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम वन रीजन हाई कंसंट्रेशन से। बिल्कुल डिटेल में एक एक बात को चार चार बार लिखा हुआ है भाई। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इन आउट होना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कहना, ये भी एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन है, क्योंकि डिफ्यूजन में गैसियस एक्सचेंज होता है और इसमें हमारे पास वाटर एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर तीन कंडीशंस बनती हैं। या तो प्लांट जो हमारा सेल है उसके अंदर और बाहर वाटर बराबर हो, तो वाटर जितना आएगा उतना ही जाएगा, उसको कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब सेम। एक कंडीशन हो सकती है कि सेल के बाहर पानी ज्यादा हो तो सेल के अंदर आ जाएगा, मतलब सेल फूल जाएगा।
तीसरी कंडीशन ये हो सकती है सेल के अंदर पानी ज्यादा हो और सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है उसमें पानी की कंसंट्रेशन कम हो, तो पानी बाहर जाएगा, क्योंकि अंदर से बाहर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो। तो जिधर पानी की डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग 3 कंडीशंस बनती है ऑस्मोसिस में, और यहाँ से आपको डिफरेंस पूछा जाएगा हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। मैम ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं अभी पढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू द सॉल्यूशन। किसी भी सेल को आप किसी सॉल्यूशन में रखोगे, तो अगर वहां पे सेल में ज्यादा पानी है तो बाहर जाएगा, सेल के अंदर जाता है तो अंदर आ जाएगा, और दोनों बराबर है तो कहीं नहीं होगा, मतलब सेल जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 3 कंडीशन हो सकती है। सेल फूल सकता है, अगर अंदर पानी घुसेगा तो फूल जाएगा ना, जैसे गुब्बारा फूल जाता है पानी डालने से। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें वो सॉल्यूशन है जिसमें सेल के बाहर जो है कंडीशन ज्यादा है, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंसंट्रेशन कम है, और सेल में हमारे पास क्या है, सेल में कम है और हाइपोटोनिक में ज्यादा है, तो अंदर आ जाएगा, स्वेल हो जाएगा भाई, फूल जाएगा। इसमें सेम है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और अगर बाहर कंसंट्रेशन कम और अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर ज्यादा, मैं लिख देती हूँ, सेल के अंदर ज्यादा पानी और हाइपोटोनिक में कम, तो यहां से सेल श्रिंक होगा ना, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। सेल के अंदर ज्यादा है, सेल के अंदर ज्यादा तो बाहर आ जाएगा, तो श्रिंक, सुकुड़ जाएगा, सुकड़ जाएगा। और यहाँ पे सेम था तो कुछ चेंज नहीं होगा, सेल जैसा था वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे सेल फूल जाएगा। फूलने का मतलब है यहाँ पे पानी ज्यादा था, पानी की कंसंट्रेशन, और यहाँ सेल के अंदर कम थी, मतलब सेल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे इन मूवमेंट होगी, यहाँ पे आउट मूवमेंट होगी, आउट मूवमेंट की वजह से श्रिंक। और ये भाई अच्छे से याद रखना, हाइपो का मतलब स्वेल होना और हाइपर का मतलब होता है श्रिंक होना। चलिए जी, तीनों को डिटेल में समझाती हूँ, बिल्कुल अच्छे से आएगा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से कोई टीचर नहीं समझाता इतनी डिटेल में डायग्राम्स के साथ, बिल्कुल। तो बिल्कुल अच्छे बायो के लेक्चर्स मिल रहे हैं तुम्हें, एक एक बात इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। इफ द कंसंट्रेशन, कोई नहीं बताएगा भाई, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड, बाहर अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हाई से लो की तरफ जाएगा, मतलब सेल के अंदर जाएगा, सेल में पानी गेन हो जाएगा, इनसाइड आ जाएगा, वाटर इनटू मूव कर जाएगा। कितनी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और इसकी वजह से सेल फूल जाएगा। देख भी लिया होगा, सेल के अंदर पानी जाने की वजह से फूल। आप कहोगे मैम कुछ एरो बाहर की तरफ भी है, कुछ है, देखो भाई पानी की मूवमेंट है, अंदर बाहर दोनों जाएगी, पर जो नेट मूवमेंट है, रिजल्ट जो है, नेट मूवमेंट जो है, वो हमारे पास अंदर ज्यादा होगा। पानी कुछ बाहर निकल सकता है, लेकिन अंदर जाने वाले का अमाउंट ज्यादा होगा, तो रिजल्ट क्या होगा कि सेल फूल जाएगा। जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं, थोड़ी हवा बाहर भी निकल रही होती है फुलाते टाइम, बट ज्यादा तो अंदर ही जाती है, तो सेल अल्टीमेटली फूलता ही है। थोड़ी मोटी बाहर निकल रही है तो क्या हो गया, मूवमेंट दोनों साइड हो सकती है, पर नेट मूवमेंट अंदर की तरफ होगी। आइसोटोनिक सिमिलर है, दोनों कंसंट्रेशन अंदर बाहर सेम, प्रेजेंट वाटर प्रेजेंट है, यानी कि जितना बाहर जाएगा उतना ही फ्री मूवमेंट है भाई पानी की, विदाउट चेंजिंग। तो जितना बाहर जाएगा पानी, ये देखो जितना दो अंदर आ रहे हैं, दो बाहर जा रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं, जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर जाएगा। तो साइज, सेल का साइज जैसा था वैसा ही रहेगा। आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में, कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें सेल का साइज वैसा है, जैसा था वैसा ही रहेगा, तो आप कहोगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन अंदर और बाहर सेम है। बिल्कुल अच्छे से समझाया जा रहा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें हमारे पास इन्वायरमेंट में बाहर कम है, बाहर कम है, बाहर की तरफ पानी की कंसंट्रेशन कम है, मतलब अब पानी अंदर से, जहाँ कम होता है उधर ही तो आता है, जिधर कम होता है उधर ही तो आता है। तो इनसाइड पानी ज्यादा था, तो अब वाटर मूव आउटसाइड, बाहर ज्यादा मूव करेगा, और नेट क्या होगा, सेल का साइज श्रिंक हो जाएगा। ये देखो श्रिंक हो गया ना, सुकुड़ गया। देख लो भाई, समझ नहीं आ रहा तो सुंदर नयन से देख लो, देखो सुकड़ा हुआ है।
यहाँ पर साइज पिछला दिखाती हूँ, यहाँ पर साइज सेम और यहाँ पर फूला हुआ, तीनों में डिफरेंस देख लो डायग्राम से। यहाँ पर देखो सेल श्रिंक, नेट वाटर लॉस, नेट वाटर लॉस, नेट कुछ अंदर भी आएगा, कुछ अंदर भी आएगा, लेकिन देखो 4 बाहर की तरफ दिखा मैं, 2 अंदर आ रहे हैं, 4 बाहर जा रहे हैं, तो नेट बाहर ही तो ज्यादा जा रहा है, सेल सिकुड़ जाएगा। तो तीनों में डिफरेंस कर लेते हैं भाई, हाइपोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, आएगा भाई पेपर में, इंपॉर्टेंट है, तीनों का डिफरेंस आता है। तो आप लिखोगे मीडियम सराउंडिंग द सेल हाई वाटर हो देन द सेल, सेल में कम, सेल के बाहर हाइपो, सेल के बाहर ज्यादा तो अंदर आएगा, मतलब सेल स्वेलअप हो जाएगा, रिजल्ट सेल स्वेलअप हो जाएगा, फूल जाएगा। उसके बाद आइसोटोनिक सेम, एग्जैक्ट सेम है पानी अंदर और बाहर, तो कुछ नहीं होगा, सेम साइज रहेगा जो साइज था, और इसमें साइज सिकुड़ जाएगा, इसमें साइज सिकुड़ जाएगा। चलिए जी, उसके बाद एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, ये तुम्हारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कोई टीचर नहीं कराते क्वेश्चन, तो देखो मैं एक एक क्वेश्चन तुम्हें करा रही हूँ, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से समझना, कोई नहीं करवाता। आपको भाई पोटैटो ले लेना, आलू ले लेना है, एक आलू को उबाल के लेना है, बाकी सब बिना उबले लेने हैं। उबाल के क्यों लेना है इसका रीजन भी बता दूंगी। जो बिना उबले हुए हैं उनमें से ऐसे बीच में कप बना लेना, कप समझते हो, अगले स्लाइड में दिखाती हूँ, ऐसे देखो बीच बीच में जो आलू होगा उसके बीच में ऐसे होल क्रिएट करना है, जो आलू है उसके अंदर से बीच वाला निकाल के ऐसे चाकू से या किससे, एक कप समझते हो ना, अंदर से आलू का निकाल लेना बाहर, एक कप मतलब बीच में एक होलो क्रिएट कर लेना, चारों में 4 मतलब चाहे तो कट करके ले लेना है, कैसे भी 4 ऐसे बना लेना तुम, कप शेप के आलू छील के, ठीक है जी। बना लिए चारों ऐसे, ABCD उनका नाम दे देना, ABCD उनका नाम दे देना भाई, ठीक है। 4 बना लिए आलू, ऐसे बना लिए जी। अब चारों एम्प्टी ऐसे कर लिए, अंदर से पहले खाली थे, एक उबला हुआ था, 3 बिना उबले हुए थे, और चारों को ऐसे जचा लिया जी। अब एक में ए में तो कुछ नहीं करना, जो कप बनाया है वो कप जो बनाया है उसमें कुछ नहीं करना। बी में 1 चम्मच चीनी डालनी है। ऐसे 4 आलू के 4 कप बनाए हैं आपने, ऐसे आलू के 4 कप बना लिए, बीच में आलू को ऐसे करके काट के ऐसे इस हिसाब से काटा आलू को ऐसे कि बीच में एक छेद बना लिया। ए वाले में कुछ नहीं डाला, बी वाले में आपने 1 चम्मच चीनी डाली, सी वाले में आपने 1 चम्मच नमक डाला, और चौथे वाले में जो बॉइल्ड वाला था, चौथे वाला जो उबाला हुआ आलू था, कप बनाया था जिसका उबले हुए आलू का कप बनाया था, उसमें हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे। बताओ, और इन सबको किस में रख देंगे, पानी में रख देंगे, क्या यही बोला है? cups should be made into this and put these cups in containing water। इन सबको पानी के अंदर रख देंगे, इन सबको पानी के अंदर रख देंगे। तो अब देखना हमें ये है कि कहाँ पानी इन कप्स के अंदर जाएगा, क्योंकि जो पोटैटो है वो एक सेल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रही है, जहां पे कंसंट्रेशन कम होगी उसमें पानी अंदर चला जाएगा, जिसमें नहीं जाएगा हम समझ जाएंगे। तो इन चारों को हमने कहाँ रख दिया, पानी में रख दिया। क्या एक्टिविटी समझ में आ गई? 4 आलू ले लो या फिर 2 लो तो बीच में काट लेना, ठीक है। 4 आलू ले लो, उसमें 1 उबाल के ले लो, 3 बिना उबले ले लो, चारों में ऐसे होल कर लो, ABCD नाम दे दो, एक में कुछ नहीं करना, एक में चीनी, एक में नमक, और एक उबले हुए में भी चीनी डालनी है। तो बताओ पानी किस किस में जाएगा। यहाँ पे बता भी रखा है कि पानी जो छेद था, होलो था, उसमें B और C में पानी भरेगा, B और C में पानी भरेगा। और A में पानी, A को क्यों लिया, सोचने वाली बात है। A में सिर्फ आलू को, ऐसा मान सकते हैं आलू को ही पानी में रखा, चीनी नमक कुछ डाला तो है नहीं, कोई हाइपरटोनिक आइसोटोनिक कोई सोल्यूशन नहीं डाला उसमें। तो A को तो हमने लिया कंपैरिजन करने के लिए कि B और C में A के कंपैरिजन में पानी भरता है। फिर उसने पूछा कि A और D में पानी क्यों नहीं भरता है, मतलब फिल क्यों नहीं होता है, पानी गैदर क्यों नहीं होता है। तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं भाई। अब B और C में इसलिए भरता है क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, जब आपने आलू लिया, आलू एक सेल मेम्ब्रेन की तरह है, और चीनी डाली तो पानी की कंसंट्रेशन जो बाहर है, पानी की कंसंट्रेशन जो बाहर है सेल के कंपैरिजन में वो ज्यादा है, ठीक है। तो अंदर जाएगा पानी,
लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा पानी। अंदर लो कंसंट्रेशन है ना, क्योंकि अंदर तो चीनी ही है, सिर्फ पानी तो है ही नहीं। अंदर पानी नहीं है भाई, सिर्फ ओनली चीनी थी, आलू था और उसके अंदर चीनी थी या नमक थी, तो अंदर कंसंट्रेशन लो है, तो वहां पर क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर से पानी अंदर एंटर कर जाएगा। तो वाटर एक्यूमुलेट्स इन द होलोड पोर्शन बी और सी में, जहां पे नमक और चीनी डाली हुई थी वहां पर पानी आने लग गया है आलू के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इन 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 ऑस्मोसिस का, एंडो ऑस्मोसिस का मतलब अंदर की तरफ पानी आ गया है। उसका बी ए को हमने लिया क्यों है भाई, कंपैरिजन के लिए, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ए को हमने सिर्फ कंपैरिजन के लिए लिया है कि बी और सी में पानी आ जाता है। ए डजंट शो एनी चेंज, क्योंकि उसमें वाटर कंसंट्रेशन नहीं है, ना हायर लोअर कुछ नहीं है, तो उसमें नहीं है। डजंट शो एनी चेंज इन द ऑस्मोसिस विच रिक्वायर कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन होनी चाहिए जैसा नहीं है। डी में क्यों नहीं हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि केस स्टडी का सवाल बनता है। सॉरी, डी में इसलिए नहीं हो रहा है मेरे बच्चा, क्योंकि डी में बॉइलिंग की वजह से डेड हो गए हैं सेल्स, कोई सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है डी में जो हमारे पास सेल्स हैं वो डेड है, और डेड होने की वजह से कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही नहीं है, इसलिए वहां पर ऑस्मोसिस नहीं होता। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, केस स्टडी में आ सकती है। ए और डी में कुछ नहीं होगा, बी और सी में कंसंट्रेशन कम ज्यादा होने की वजह से पानी अंदर आ जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। बी और सी में ऑस्मोसिस होगी, ए और डी में कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगी। उसके बाद ऑस्मोसिस में एग में भी देख सकते हैं हम ऑस्मोसिस भाई, और किस में देख सकते हैं, जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल, ये भी छोड़ो, एग वेग सब छोड़ो, ठीक है, हम देखते हैं तुमने कभी बादाम भिगोए हैं, देसी चलते हैं, बिल्कुल बादाम या रेजिन्स भिगोए हैं, एप्रिकॉट्स बादाम कुछ भी घर में भिगोए हैं पानी में, सुबह तक वो फूल जाते हैं ना। सुबह तक नहीं भिगोए हैं तो भिगो लो आज भाई, पानी लो उसमें बादाम डाल दो, बादाम के अंदर पानी कम था पहले, तो पानी क्या है अंदर आ गया। कौन सी प्रोसेस है ऑस्मोसिस में, देखो मम्मियों को भी साइंस आती है, तुम्हें भी साइंस आती है, तो फूल गए वो, ठीक है। दाख भिगोना, ठीक है, जो हमारे पास होती है, ठीक है, अगर वो पानी में डालोगे तो फूल जाएंगे। क्यों फूल जाएंगे भाई, क्यों फूल जाएंगे? अच्छा तुमने देखा होगा जो ये सब्जी वाले होते हैं, सब्जियों के ऊपर पानी मारते रहते हैं सारा दिन, जिंदा रखते हैं उन सब्जियों को, पानी मार के ऐसा करते हैं उनको थोड़ा हाइड्रेटेड रखते हैं, फूले फूले रहते हैं, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसे होता है ना, पानी ना पिए ना एक दिन मुरझा जाते हैं, ऐसा होता है ना, पानी ना मुरझा जाते हैं। तो पानी से चीजें क्या है, फूली फूली नजर आती है, कंसंट्रेटेड हाइड्रेटेड नजर आती हैं चीजें। और अगर उन्हीं बादाम को जो पानी में भिगाया था वापस बाहर ला के रख दोगे तो पानी उड़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो फिर से वो क्या है, सूख जाएंगे। तो पानी का इन एंड आउट मूवमेंट किस पर डिपेंड करता है, ऑस्मोसिस पर डिपेंड करता है। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एनसीईआरटी का सवाल है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है। कई बच्चों को ऐसा लगता है एंडोसाइटोसिस पता नहीं कहाँ है, एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं गिवन, गिवन है भाई, सब कुछ गिवन है। बस दिक्कत ये है, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर्स में ही बताया था कि एनसीईआरटी बहुत छोटी सी लिख देती है, इसलिए टीचर्स हेडिंग डाल डाल के करवा रहे हैं, अच्छे से कर लो। एंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है मेरे बच्चा, जिससे अमीबा अपना खाना लेता है, कैसे लेता है बता देती हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड्स की बनी हुई है, प्रोटीन की बनी होती है, उसके अंदर बाहर चीजों की मूवमेंट होती है, डिफ्यूजन में गैसियस होती है, ऑस्मोसिस में वाटर का एक्सचेंज होता है, हाइपर हाइपो एंड आइसोटोनिक हमने कर लिया है। एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है मेरे बच्चा, अब सेल मेम्ब्रेन क्योंकि हमारे पास फ्लेक्सिबल है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, तो अमीबा के केस में हमने पढ़ा था या अभी पढ़ेंगे भी, और वैसे भी 7th में पढ़ा है कि शेप अकॉर्डिंगली ले लेती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो जिधर चाहे उधर खाने को दबोच सकती है, एनगल्फ होता है, अंदर ले सकती है फूड को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडो मतलब अंदर लेना, साइटोसिस मतलब निगलना, तो अंदर की तरफ निगल लेना, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और ये प्रोसेस से खाना कौन खाता है, अमीबा खाता है। आपका ही एनसीईआरटी का सवाल है भाई, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का सवाल यहाँ लेकर आए हैं, एक्सरसाइज का 7th सवाल है कि अमीबा अपना खाना कैसे लेता है, तो आपको बताना है एंडोसाइटोसिस से। एंडोसाइटोसिस पूछा जाता है पेपर में, एंडोसाइटोसिस मतलब खाने को अंदर लेना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन खाने को अंदर निगल लेता है, किस वजह से, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है अंदर निगल लेगा, फ्लेक्सिबल है अंदर निगल लेगा। तो अमीबा अपना खाना एंडोसाइटोसिस से अंदर लेता है,
ठीक है जी। उस मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, जहां पर भी फूड पार्टिकल दिखा उसके चारों तरफ घेरा बना लेगी और अंदर की तरफ एनगल्फ निगल लेगी और अपने फूड वैक्यूल में उसे ले जाएगी। इसी को सुडोपोडिया हेल्प करता है। इसमें पता ही है सबको, सुडोपोडिया झूठे पैर होते हैं, जिधर देखो उधर ही चला जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है अमीबा और उसके बाद एनगल्फ फूड को डाइजेस्ट करके एक्सक्रीट भी वहीं से कर देता है। तो याद रखना है, अमीबा एंडोसाइटोसिस से लेता है। एंडोसाइटोसिस क्या होती है? वो प्रोसेस जिससे एनगल्फिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये देख लो, अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, सुंदर नयन से हम चित्र देख लें। ये देखो जी, फूड पार्टिकल दिखा, पहले कैसी शेप थी, इसके चारों तरफ घेरा बना लिया, उसको अंदर एनगल्फ कर लिया। इस अंदर वाली अंदर एनगल्फिंग की प्रोसेस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है, बाहर बाहर सेल मेम्ब्रेन ही तो है, देखो। और ये सेल मेम्ब्रेन अंदर खाने को ले गई। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अंदर चली गई, यहाँ पे डाइजेशन हो गया भाई, डाइजेशन हो गया, बड़ा हो गया और जो भी वेस्ट मटेरियल था वो बाहर निकाल लिया है। इससे अच्छा कोई टीचर नहीं समझाएगा, बिल्कुल डायग्राम से अच्छे से समझा रहे हैं, एक एक हेडिंग बनवा रहे हैं, कोई नहीं करवाएगा ऐसे। चलिए जी आगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? एक तो फ्लेक्सिबल, अभी अभी पढ़ के आए हैं, एक तो फ्लेक्सिबल है, प्रोटीन्स और लिपिड से बनी हुई है, पहले ही कर चुके हैं। और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से प्रॉपर्टी क्या है? एनगल्फिंग की प्रॉपर्टी है, जिससे अमीबा को खाना मिलता है। फंक्शन क्या है? इन एंड आउट मूवमेंट को कंट्रोल करना। पूछा जाएगा फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप कहोगे इन एंड आउट मूवमेंट को कंट्रोल करना और बाहर से प्रिवेंट करना किसी भी फॉरेन मटेरियल को, सब कुछ सेलेक्ट होकर ही आता है। तो इन आउट मूवमेंट को कंट्रोल करना और किसी भी जो चीज वैलिड नहीं है उसको अंदर नहीं आने देता है। उसके बाद कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। हमें पता है डिस्कवर किसने करा था सेल? 1665 में रॉबर्ट हुक ने करा था। ये सब करा चुके हैं भाई, दोबारा एक बार वो कहते हैं ना तुम्हारी मैडम अच्छी एनसीईआरटी का क्वेश्चन सीक्वेंस से करवा देते हैं। कैसे करा था? उसने प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप से करा था, कॉक से स्लाइस ली थी, उससे हनी कॉम की तरह करा था, हनी कॉम के उसको दिख गए थे और इन्हीं बॉक्सेस को सेल्स कह दिया गया था। ये क्वेश्चन भी तुम्हारी एनसीईआरटी का है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो भी स्ट्रक्चर है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो किससे मिलकर बना है? सेल से। सेल आगे टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है और पूरा सिस्टम जो ये बेस्ड है ऑर्गेनिज्म का, नींव क्या है इसकी? सेल है। तो सेल बेसिक हुआ ना। सेल पर घर बनाने के लिए हम सब कुछ ले आए, ईंटें नहीं लाए, कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो ईंटों के बाद ईंटें बन बन के दीवार बनेगी, फिर रूम बनेगा, फिर घर बनेगा। तो वैसे ही सबसे जरूरी चीज क्या है? सेल क्या है? सेल यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। हर चीज जो है सेल से कंट्रोल होती है, इंडिपेंडेंटली वो अपना लिविंग सिस्टम चलाता है, इसीलिए उसको फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। उसके बाद अभी अभी पढ़ के आए हैं CO2 का एक्सचेंज कैसे होगा और वाटर का एक्सचेंज। ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी ऑफिशियली एनसीईआरटी के हिसाब से करा देते हैं। तो CO2 का एक्सचेंज डिफ्यूजन से होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती है। और पानी का जो मूवमेंट होता है, पानी का जो मूवमेंट होता है, पानी का जो मूवमेंट होता है वो ऑस्मोसिस से होता है। दोनों सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के आजू बाजू घूमते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं? ये सवाल भी हम, ये जो करा रहे हैं ना अब सवाल, हाफ ईयरली का पेपर बता रहे हैं, एज इट इज एनसीईआरटी के सवाल आ जाते हैं। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता बायो में, क्या तो आएगा, सब कुछ तो करा दिया। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली इसलिए है क्योंकि वो सेलेक्ट करके अंदर भेजती है, कोई भी मॉलिक्यूल फ्रीली अपने आप इधर उधर जा सकता नहीं है। उसके बाद ये भी एक एनसीईआरटी का सवाल है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाए, रैप्चर हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या हो जाएगा? सोचने वाली बात है। गार्ड भैया ना बैठे हो तो कोई भी गुंडे घुसाएंगे स्कूल में, ठीक है, या फिर सारे के सारे बच्चे ही चले जाएंगे। टीचर ना हो क्लास में तो सारे के सारे बच्चे ही चले गए, स्कूल ही खाली हो गया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई तो कुछ मॉलिक्यूल जो फ्रीली मूव कर सकते हैं इन एंड आउट, जो कि नहीं अच्छी चीज तो नहीं है, इन एंड आउट अपने आप मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और बैरियर एक्सचेंज है, एक बैरियर की तरह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये बैरियर नहीं हुआ, अगर सैनिक नहीं खड़े हुए हमारे उस पे बॉर्डर पे, तो फिर दुश्मन आ जाएंगे, वही वाली बात है। सराउंडिंग से कोई भी आ जाएगा ऑस्मोसिस से, और ये ठीक नहीं है। ये इसके लिए फिर सेल, मतलब कोई ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की तो ज़रूरत होगी नहीं, कोई परमिशन की तो ज़रूरत होगी नहीं, तो सेल क्या है, मर जाएगा, क्योंकि उसका सारा का सारा मटेरियल बाहर चला जाएगा।
जो भी उसके काम का था या कोई भी अंदर आ जाएगा तो सेल का मतलब सेल का जो जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट गई तो। उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक सेल वॉल करेंगे। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है मेरे बच्चा ओनली। अब तक हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल इन एंड आउट उसके फंक्शन, ठीक है, उसकी आइसोटोनिक हाइपरटोनिक जो भी डायग्राम से बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में कराई। एंडोसाइटोसिस मत भूलना, अमीबा अपना खाना कैसे लेता है मत भूलना, ठीक है जी। अब सेल वॉल जो होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन तो अंदर होती है, सेल वॉल उसके भी बाहर होती है, और ये सिर्फ प्लांट्स में होती है क्योंकि प्लांट्स को अपनी शेप मेंटेन करनी होती है, अपना जो कहते हैं रिजिडनेस मेंटेन करनी होती है। लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हार्ड कवरिंग होती है, आउटर द सेल मेम्ब्रेन होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एमसीक्यू का फेवरेट सवाल भाई, एमसीक्यू में पूछा जाएगा किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्या काम है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तने को, पेड़ का जो स्टेम है उसको बिल्कुल स्टेम मतलब स्ट्रॉन्ग करती है उसको, ताकि वो गिर विर ना जाए तूफान में, आंधी में, ठीक है जी। उसके बाद प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट है भाई। सेल वॉल का अपना एक फंक्शन है। प्लांट्स में अगर पानी ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, शेप को मेंटेन करने के लिए सेल वॉल की जरूरत पड़ती है, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ते हैं। एक वो प्रोसेस है इन विच द कंटेंट ऑफ द सेल दैट आर अवे फ्रॉम द सेल श्रिंक। अगर उसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर अगर जो श्रिंक हो जाए, सेल्स श्रिंक हो जाए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाए, जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, प्लांट सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। अगर ऐसा हो तो सेल वॉल उसे अपनी पोजीशन पर, मतलब सेल वॉल जो है, सेल वॉल वहीं रहेगी और उसकी शेप को मेंटेन रखेगी। व्हेन द सेल लूजेस द वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, अगर सेल, प्लांट सेल में पानी प्लांट सेल से बाहर निकल गया तो सेल मेम्ब्रेन अंदर आ गई लेकिन सेल वॉल वहीं रहेगी। व्हेन इट इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, प्लांट सेल को अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो प्लांट सेल श्रिंक हो जाता है। उस कंडीशन में प्लांट जो हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है, वो उसको रिजिडनेस प्रोवाइड करती है। तो वो प्रोसेस प्लाज्मोलाइसिस इज वो प्रोसेस जिसमें सेल वॉल वहीं रहती है और सेल मेम्ब्रेन अंदर, ये देखो कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से दूर श्रिंक हो जाते हैं। ओनली लिविंग सेल्स ही जो हमारे पास क्या है ओस्मोसिस से कर सकते हैं। ये हमने एक्टिविटी में प्रूव कर लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी में प्रूव करा था ये बात। ओस्मोसिस सिर्फ लिविंग सेल में होती है, उबले हुए आलू में, उबले हुए आलू में ओस्मोसिस नहीं हुई थी, उबले हुए आलू में ओस्मोसिस नहीं हुई थी। सेल वॉल का फंक्शन क्या है भाई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको रेजिस्ट करना, बिल्कुल ठीक है। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तुमने उसको और सेल वॉल फूल गई तो फूल के वो फट ना जाए, इसलिए सेल वॉल उसे उसी पोजीशन में रखते हैं। अंदर श्रिंक हो तो भी बचा के रखती है और बाहर ऐसे फटने वाली हो तो भी उसको रिजिडिटी, टर्जिडिटी की कंडीशन में उसे प्रेशर को हैंडल करने की ताकत देती है। तो चाहे तुम्हारा उतार आवे, चढ़ाव आए, जो भी आए, मतलब चाहे तुम फूलो और चाहे तुम सुकड़ो, सेल वॉल प्लांट सेल्स को मेंटेन रखती है। इन सच मीडिया सेल्स टेक अप एंड कॉल ऑस्मोसिस, द सेल स्वेल्स, स्वेल, जब स्वेल की कंडीशन आ जाती है तो प्रेशर को हैंडल करने की भी कौन देता है, स्ट्रेंथ कौन देता है, सेल वॉल देता है। बिकॉज ऑफ द सेल वॉल जो सेल है वो उस प्रेशर को झेल पाते हैं, ग्रेटर चेंजेस इन द इन्वायरमेंट देन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में उतना प्रेशर हम हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट सेल तुमने देखा होगा बहुत ज्यादा प्रेशर इन्वायरमेंट का हैंडल कर सकता है क्योंकि उसके पास सेल वॉल है। तो सेल वॉल के फंक्शंस पूछे जाते हैं, वो प्रेशर को हैंडल कराता है प्लाज्मोलाइसिस के टाइम भी, और हाइपोटोनिक आइसोटोनिक दोनों सॉल्यूशंस में हेल्प करता है। तो इसी के साथ आज हमने जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का पूरा डिटेल में अच्छे से लेक्चर करा है। भाई इतना डिटेल लेक्चर कोई नहीं कराता, बायो की एक एक छोटी बात, एमसीक्यू कहाँ से आएगा, 2 नंबर कहाँ से आएगा, डायग्राम कहाँ से आएगा, एक एक चीज मतलब बिल्कुल 3D डायग्राम्स दिखाकर करा रहे हैं। तो अच्छे से अपने लेक्चर्स को देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।